नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी के फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर कल शाम भुवनेश्वर पहुंची। इस दौरान वो कई आधिकारिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बालासोर में फकीर मोहन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और विश्वविद्यालय के नए ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी करेंगी। बुधवार को राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वो आदिवासी नेता भांजुबेर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इसके अलावा वो महुल दिहा के सरकारी स्कूल की छात्राओं से बातचीत भी करेंगी। राष्ट्रपति कई परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन भी करेंगे। इनमें सरकारी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में विकास कार्य, एक आर्चरी सेंटर, शहर के सौंदर्यीकरण और ड्रेनेज सुधार कार्य, विभिन्न कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी योजनाएं, एमएससीबी विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी कैंपस शामिल हैं। राष्ट्रपति 6 फरवरी को भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार और ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साझेदारी में आयोजित ब्लैक स्वान समिट इंडिया में भी शामिल होंगी। अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ की दरों को घटा दिया है। अब 25 की जगह सिर्फ 18% टैरिफ लगेगा। टैरिफ में की गई कटौती को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर की बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ कम करने का किया स्वागत। पीएम मोदी ने इस फैसले को दोनों देशों के बीच लाभकारी सहयोग के अपार अवसरों का द्वार बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि भारत में निर्मित उत्पादों के लिए टैरिफ 25% से घटकर 18% किया गया। वित्त मंत्री ने पीएम को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण विकास से दो देशों के बीच संबंधों को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को लाभ मिलेगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक सहयोग में आए बदलाव का चौतरफा स्वागत किया गया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने इसे ऐतिहासिक बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि भारत अमेरिका रिश्तों के लिए ये एक बड़ा दिन है, क्योंकि ट्रेड डील 18% के काफी कम टैरिफ के साथ पक्की हो गई है, जिससे मजबूत ट्रेड संबंध और आपसी विकास का रास्ता साफ होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा कि भारत और अमेरिका के पास मिलकर शांति और विकास के लिए काम करने की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टैरिफ कम करने के फैसले को दोनों देशों के बीच बेहतर आर्थिक सहयोग का एक नया अध्याय बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने घटे हुए टैरिफ दरों पर कहा कि इस डील से ज्यादा नौकरियां सृजित होंगी, ग्रोथ बढ़ेगी और दोनों की इकोनॉमी में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस डील का स्वागत किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 18% के काफी कम टैरिफ के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करना मेक इन इंडिया को नई रफ्तार देने और भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए ग्लोबल एक्सेस बढ़ाने के साथ साथ निर्णायक लीडरशिप और ग्रोथ में साझा भरोसे को दर्शाता है। संसद का बजट सत्र चल रहा है। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। लोकसभा में 18 घंटे जबकि राज्यसभा में इस पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। दोनों सदनों में कई अन्य विधायी कार्य भी सूचीबद्ध किए गए हैं। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। संसद में कल हुई कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की उस किताब का जिक्र किया जो कभी प्रकाशित ही नहीं हुई, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विरोध जताया। लोकसभा में हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को अगर चीन पर बात करनी है तो वो पहले ये बताएं कि जवाहरलाल नेहरू के समय में क्या हुआ था। एनडीए ने केंद्रीय बजट 2026 और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में संसदीय दल की बैठक बुलाई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका में खनिज मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा पर हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भारत और नॉर्वे के बीच 12वीं विदेश मंत्रालय परामर्श बैठक हुई, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत करना था। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र में हुई शामिल।
मंत्री सावित्री ठाकुर ने सम्मेलन में सामाजिक संरक्षण, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आजीविका सुरक्षा के बारे में बात करते हुए भारत का दृष्टिकोण साझा किया। महिलाओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा, कौशल विकास, ऋण तक पहुंच और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। सीडीएस अनिल चौहान एक उच्च प्रतिनिधिमंडल के साथ यूरेशियाई देश आर्मेनिया की यात्रा पर राजधानी येरेवन पहुंचे। आर्मेनिया के सशस्त्र बलों की ओर से भव्य उनका स्वागत किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा नई दिल्ली में फेफड़ों के कैंसर के उपचार और उपशामक देखभाल साक्ष्य आधारित दिशा निर्देश जारी करने वाले हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की सोमवार से हुई शुरुआत। आज बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव 2026-27 का बिहार बजट पेश करेंगे। बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से कल हुई मुलाकात की आलोचना की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि 12 राज्यों में एसआईआर जारी है, लेकिन किसी ने चुनाव आयुक्त से मुलाकात नहीं की। ममता बनर्जी डरी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीतिकार संस्था इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक कार्यालय और प्रतीक जैन के घर पर डाली गई रेड मामले में सुनवाई होगी। प्रतीक जैन के घर 8 जनवरी को कोयला तस्करी घोटाले की जांच में ईडी ने छापेमारी की थी। आरोप है कि छापेमारी के दौरान सीएम ममता बनर्जी मौके पर बंगाल पुलिस के अफसरों के साथ पहुंची और अपने साथ सबूत लेकर चली गई। 15 जनवरी को ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के छापेमारी के समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप को गंभीर विषय करार दिया था। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों से जुड़े भूमि के बदले नौकरी मामले में आरोप तय करने के लिए आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आज ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाना यानी कि स्नान क्षेत्र का एएसआई से सर्वेक्षण करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। इसमें हिंदू पक्ष द्वारा शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष द्वारा फव्वारा के रूप में वर्णित संरचना को शामिल नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में आज मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कथित फाइबर नेट और शराब घोटाले से संबंधित मामलों में एसीबी के अदालती आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार आज लखनऊ में फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 के तहत उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों पर एक सम्मेलन करेगी। केंद्रीय बजट 2026 पर आधारित राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी माय बजट क्वेस्ट 2026 की आज से होगी शुरुआत। ये माय भारत पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं के लिए खुली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति अमृत उद्यान विंटर एनुअल एडिशन 2026 का औपचारिक उद्घाटन किया है और इसके बाद 15 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला अमृत उद्यान आज से 31 मार्च तक आम लोगों के लिए खुलने जा रहा है। आगंतुक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अमृत उद्यान में प्रवेश ले सकते हैं। वहीं यह रखरखाव के लिए छुट्टी की वजह से सोमवार के अलावा सप्ताह के बाकी 6 दिन खुलेगा। वंदे मातरम सीआईएसएफ तटीय साइक्लोथॉन 2026 आज पुरी से होकर गुजरेगी। नृत्य कलाकार सुदर्शन पटनायक ने आकृति बनाकर इसका स्वागत किया है। देश के कई राज्यों में कोहरा छाया हुआ है। वहीं उत्तर पश्चिम और मध्य भाग के मैदानी इलाकों में छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई हुई है, जिसका सीधा असर हवाई यातायात पर भी पड़ रहा है। वहीं सुबह के समय गाड़ी चलाने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के अलावा करनाल, मुंबई में भी कोहरे की परत छाई हुई है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तरी मध्य प्रदेश में कोहरे का पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगले 2 दिन बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना। हिमाचल प्रदेश के मध्य और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना। राजस्थान में कई जगहों पर कल बारिश हुई। यह दौर आज भी जारी रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1,
किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 में अब तक 35,000 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। इसमें 100 से अधिक देशों के 500 से अधिक स्टार्टअप्स 500 सत्रों में भाग लेंगे। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 16 से 20 फरवरी को नई दिल्ली में होने वाली है। अब तक आयोजित 4 ग्लोबल एआई समिट में सबसे बड़ा होने की इसे उम्मीद है, जो जिम्मेदार, समावेशी और प्रभाव संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आसपास बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय गति को दर्शाता है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि किफायती दवाओं, घरेलू बायो मैन्युफैक्चरिंग द्वारा समर्थित टीकों और डायग्नोस्टिक के माध्यम से और कमजोर वर्ग को फायदा होगा। भारत वैश्विक विकास का मुख्य इंजन बना हुआ है और दुनिया की जीडीपी वृद्धि में देश की हिस्सेदारी बढ़कर 17% तक पहुंच गई है। भारत के स्मार्टफोन बाजार में वर्ष 2025 में इस संख्या के हिसाब से साल दर साल सिर्फ 1% की वृद्धि हुई, लेकिन कीमत के मामले में 8% की मजबूत बढ़त दर्ज की गई। भारत वैश्विक स्तर पर एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है और भविष्य के लिए तैयार भारत के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के सेक्टर्स को कवर किया गया है। आर्थिक राजधानी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बजट के फायदों पर हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट कई विशिष्ट क्षेत्रों को संबोधित करता है, जिससे देश को 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि जब लगभग 75 से 80% फलियां सुनहरे पीले रंग में बदल जाएं, तभी कटाई शुरू करनी चाहिए। देश के 16वें वित्त आयोग ने अगले 5 साल के लिए राज्यों को केंद्र के टैक्स पूल से मिलने वाले हिस्से को 41% पर ही रखा है, जिसे केंद्र ने स्वीकार कर लिया। यह फैसला 2026-27 से 2030-31 तक लागू होगा। 2026 से 2031 के दौरान ग्रामीण और शहरी लोक बॉडीज को कुल 7.91 ट्रिलियन मिलेंगे, जिसमें 60% ग्रामीण और 40% शहरी क्षेत्रों के लिए रखा गया है। पैसों का इस्तेमाल मुख्य तौर पर पानी, सफाई और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। 1 फरवरी को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट भारत के शिक्षा और कौशल इकोसिस्टम के लिए एक बदलाव लाने वाला रोडमैप माना जा रहा है, जिसमें ऑरेंज इकोनॉमी और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया गया है। भारत में व्हाइट कॉलर ऑफिस से जुड़ी नौकरियों की भर्ती में साल 2026 की शुरुआत स्थिर रफ्तार के साथ रही है। जनवरी महीने में भर्ती में सालाना आधार पर 3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत और फिनलैंड के बीच व्यापार 2032 तक दोगुना होकर 6 अरब यूरो तक पहुंच सकता है, जो कि मौजूदा समय में 3 अरब यूरो पर है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और यूरोपीय आयोग के डायरेक्टर जनरल फॉर कम्युनिकेशंस नेटवर्क्स, कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी ने 27 जनवरी को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड सील्स पर एक प्रशासनिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्रबंधन में डिजिटल सुरक्षा मजबूती के लिए NFSU के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग संचालन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में साइबर सुरक्षा ढांचे और फॉरेंसिक विश्वसनीयता मजबूत होगी।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने संयंत्रों और खानों में लॉजिस्टिक्स और परिचालन दक्षता को मजबूत करने के लिए नवरत्न उपक्रम राइट्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस बार के आम बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। बजट में बढ़ोतरी के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक सब्सिडी 1,70,944 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेशनल फाइबर स्कीम के तहत सिल्क, वूल और जूट जैसे फाइबर पर फोकस किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट के एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बजट देश में कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने लंबी अवधि की सोच को प्राथमिकता दी है। इसके लिए पूंजीगत खर्च यानी कि कैपेक्स को बढ़ाया गया है और खर्च के तरीके में सुधार किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी 5 से 10 फरवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। पिछले वर्ष अक्टूबर में पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा होगा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ कूटनीति के लिए है तैयार। अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि कोई भी बातचीत आपसी सम्मान के साथ होनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण खनिज भंडार के निर्माण की घोषणा की। ट्रंप ने कहा, हम प्रोजेक्ट वॉल्ट नामक एक पहल शुरू कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेक्सिको क्यूबा को तेल भेजना बंद कर देगा क्योंकि उन्होंने कैरेबियन देश पर दबाव बढ़ाने का अभियान तेज कर दिया है। यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का दूसरा दौर 4 से 5 फरवरी को अबुधाबी में होगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री ने कहा है कि यूक्रेन मुद्दे पर मध्यस्थता करना एक मुश्किल और बहुआयामी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, कुछ मुद्दों पर तीनों देशों के बीच सहमति बनने के करीब है, लेकिन कई विषयों पर अभी बातचीत जारी है। रूस ने कहा है कि वो वार्ता के लिए तैयार है। रूस ने आज यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई अपार्टमेंट इमारतों और अन्य भवनों को नुकसान पहुंचा है। कीव प्रशासन ने बताया कि हमले के दौरान निप्रो नदी के पूर्व में स्थित जिलों में कई घरों, एक स्कूल और एक व्यवसायिक इमारत क्षतिग्रस्त हुई है। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने सोमवार को अमेरिका के शीर्ष राजनयिक लोरा डोगू से मिराफ्लोरेस राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस बैठक में निकोलस मादुरो के हटाए जाने के बाद वेनेजुएला में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुधार और संक्रमण के मुद्दे पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने इन मुद्दों के समाधान के लिए कूटनीतिक संवाद बढ़ाने की योजना बनाई। थाईलैंड में रविवार 8 फरवरी को आम चुनाव होंगे, जिससे देश की अगली सरकार का निर्धारण होगा। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव बनने के लिए पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट की उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा की। इस सप्ताह उत्तरी कैरोलिन में एक और शीतकालीन तूफान आया, जिससे दशकों में पहली बार इतनी रिकॉर्ड बर्फबारी हुई। अर्जेंटीना के चुबुट प्रांत में जंगल की आग से 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के कारण 2 प्रांतीय सड़कों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। गाजा पट्टी से लगी राफा क्रॉसिंग पर लगभग 1 साल बाद आधिकारिक तौर पर परिचालन फिर से शुरू हो गया है। फिलहाल ये क्रॉसिंग केवल पैदल यात्रियों के लिए खुली है, सहायता सामग्री ले जाने वाले ट्रकों के लिए नहीं। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप की आज से चीन में शुरुआत होने जा रही है। स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु की गैर मौजूदगी में भारतीय महिला टीम के सामने अपना खिताब बचाने की कड़ी चुनौती होगी। भारत ने पिछले सत्र में मलेशिया में अपना पहला महिला टीम स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा था। भारत ग्रुप वाई में अपने अभियान की शुरुआत बुधवार को म्यांमार के खिलाफ करेगा, जबकि इसके बाद थाईलैंड से भिड़ेगा। दुनिया के 13वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सेन की अगुवाई में पदक की उम्मीद के साथ भारतीय टीम कोर्ट पर उतरेगी। किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम में शामिल हैं। युगल में दारोमदार सात्विक साईराज, फ्रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर होगा। ग्रुप सी में शामिल भारतीय पुरुष टीम बुधवार को सिंगापुर के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। महिला प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जॉइंट्स के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। लगातार 3 बार उपविजेता रही दिल्ली कैपिटल्स की कोशिश चौथी बार फाइनल में पहुंचने की होगी।
वहीं गुजरात जॉइंट्स ने लगातार 3 मैचों की हार के बाद शानदार वापसी करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई है। विजेता टीम का सामना फाइनल में गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा की प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी हो गई है। सोमवार को भारत ए की तरफ से उन्होंने अमेरिका के खिलाफ अभ्यास मुकाबला खेला। भारत ए ने इस अभ्यास मैच में अमेरिका को 38 रन से हरा दिया। तिलक वर्मा ने मुकाबले में 24 गेंद में 38 रन बनाए। भारतीय युवा स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने पीएसए वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष 20 में जगह बना ली है। इसके साथ ही वो ऐसा करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। अनाहत ने ये उपलब्धि वॉशिंगटन में आयोजित पीएसए ब्रॉन्ज लेवल फायर ओपन टूर्नामेंट जीतने के बाद हासिल की है। 15 साल की अनाहत के लिए ये पीएसए टूर का 15वां खिताब है। दिल्ली में एशियन राइफल और पिस्टल 2026 का आगाज हो गया है। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट में 20 एशियाई देशों के 311 निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। सीआईएसएफ का वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 का सफर आज द्वारका के मशहूर शिवराजपुर बीच पर होगा। सीआईएसएफ जवानों ने फिट रहने और स्वच्छता का संदेश दिया। उज़्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। नोदिरबेक ने खराब फॉर्म से जूझ रहे अर्जुन इरिगेसी को हराकर खिताब अपने नाम किया। विश्व चैंपियन डी गुकेश संयुक्त 6.5 पॉइंट्स के साथ 8वें स्थान के साथ भारतीय खिलाड़ियों के बीच शीर्ष पर रहे। गुकेश ने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कैमर से ड्रॉ खेला। प्रीमियर लीग फुटबॉल में सनडरलैंड ने बर्नले को 3-0 से हराने में सफलता हासिल की। जीत के साथ सनडरलैंड ने अंक तालिका में 8वां स्थान हासिल कर लिया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।